बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो सब सीक्वेंसेस के बारे में है। इसके बारे में सब सीक्वेंसेस। तो सब सीक्वेंस होता क्या, सबसे पहले तुम्हें ये पता हो। डेफिनेशन लिखने से पहले मैं कुछ एक आधी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स है, हमारे पास सीक्वेंस है। देखिए एक्स एन सीक्वेंस को लिखने की ना एक ये नोटेशन होती है, एक इस तरह, और एक नोटेशन होती है ये वाली जो मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ मैं, ये वाली, ये ब्रैकेट लगा के। दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर ले, दोनों सीक्वेंस की नोटेशन है, ये आपको पता हो। उसके बाद सीक्वेंस ले लें, सीक्वेंस की टर्म ले लें। हम कहते हैं x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। सीक्वेंस चलता जा रहा है। हम कहते हैं yn इसका सब सीक्वेंस होगा। yn इस xn सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा। कब होगा? जब के y के तमाम एलिमेंट्स इस सीक्वेंस से हैं। y के जो तमाम एलिमेंट्स है किस सीक्वेंस है? इस सीक्वेंस है। लेट हम कर लेते हैं x n1 y कर लेते हैं y1 y2 y3 एंड सो ऑन। मतलब ये जो तमाम एलिमेंट्स है इससे बिलोंग करते हो। एक तो कंडीशन ये सेटिस्फाई, और दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि जो आपका ऑर्डर हो वो सेम हो, जिसके जो तमाम ये वाले एलिमेंट्स इधर से आए हो और जो ऑर्डर हो वो सेम हो। मतलब अगर yn y1 x2 था और y2 आपके पास x4 था, तो इस सीक्वेंस में आपके पास x2 पहले आ रहा है और x4 बाद में आ रहा है। तो जो सब सीक्वेंस है उसमें भी यही होना चाहिए कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए कि x2 पहले इसमें पहले था तो इसमें पहले हो, अगर एक्सप्रेशन इसमें बाद में तो इसमें भी बाद में हो टर्म। तो जो टर्म है वो आपकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सब सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये फिनिट भी हो सकता है, सब सीक्वेंस इनफिनिट भी हो सकता है। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमारी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। चलिए लेट कर लेते हैं हमारे पास एक जो सब सीक्वेंस है an, हमारे पास एक सब सीक्वेंस है। उसको हम कहते हैं कौन सा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स पड़ेंगे a b c d e n। ये हमारे पास एक एक सीक्वेंस है, ठीक है। हम कहते हैं bn इसका सब सीक्वेंस होगा। कब? जब इस bn के तमाम एलिमेंट इसमें से लिए जाएंगे। मैं ले लेता हूँ a b c e f। अब देखिए इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं इसमें से हैं। a इसमें है, b भी इसमें है, c भी इसमें है, e भी इसमें है, f भी इसमें है। अब मैंने कहा था अरेंजमेंट भी देखनी है, और जो इसमें पहले है वो इसमें पहले होना चाहिए, जो इसमें पहले है वो इसमें पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहले है वो पहले ऑर्डर सेम हो। तो देखिए a b c, जो a है वो b c e f से पहले तो इसमें पहले है, और जो b है वो किन से पहले है? c e f से पहले तो इसमें पहले है। अब देखो जो d यहाँ पर नहीं है तो उसका जिक्र ही नहीं करना, बस जो आए हुए उनका जिक्र करना है। क्या वो इस सीक्वेंस में जो उनकी पोजीशंस है, ऑर्डर है, वो क्या सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो b है इसका क्या है? सब सीक्वेंस है। अगर हम एक और सीक्वेंस ले लेता हूँ मैं cn, ये मैं इसलिए डिफरेंट किया था कि आपको इसको ना आदत हो जाए। अब मैं कहता हूँ b a c f। सबसे पहली कंडीशन कि जो तमाम एलिमेंट cn के हों वो इसमें से होने चाहिए। देखिए b भी है, a भी है, c भी है, f भी है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? अरेंजमेंट, ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है। देखिए b यहाँ बाद में है और a पहले है, तो लेकिन यहाँ पर b पहले आ गया, a बाद में, तो इसका मतलब है ये इसका सब सीक्वेंस नहीं है। ये तो हमने अभी डेफिनेशन एग्जांपल समझने की कोशिश किया। मैं आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी इजी से। इसकी डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है। अगर आपके पास इफ xn इज अ सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस xn एक सीक्वेंस है, देन a sequence yn
is said to be a subsequence of xn. Said to be xn if कि अगर जो yn में एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, वो कौन से हो, x वाले एलिमेंट हो और n1 x n2 x n3 एंड सो ऑन, मतलब जो एलिमेंट्स हो वो x वाले और जो n1 n2 ये उसकी अरेंजमेंट्स है। अभी n1 n1 किस तरह है कि जो आपके पास n1 n2 n3 और सो ऑन ये किससे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, और एंड जो n1 है वो लेस हो n2 से, n3 लेस हो, n2 लेस हो n3 से, और n3 लेस हो n4 से, सो ऑन इस तरह चलता जाएगा, ठीक है, ये सो ऑन इस तरह करते जाएगा। या तो हम इसे कैसे कहते हैं, स्ट्रिक्टली ऑर्डर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये जो आपके नेचुरल नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशंस के मुताबिक, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी कि सब सीक्वेंस क्या होता है। अब इसके बारे में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि पहले तो हमने एग्जांपल किया वो तो सिर्फ जनरल किया, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस बारे में। अब हमने जो एग्जांपल की है इसकी, हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक जो सीक्वेंस लिया वो xn ले लिया, तो उसी के बराबर है, इसके बराबर 1/n के बराबर, जो आपने पढ़ा होगा। इसमें कौन सी टर्म आएगी, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, इसमें टर्म्स आती जाएंगी, ठीक है। तो सब सीक्वेंस क्या होगा, पहला हम एक सब सीक्वेंस ले सकते हैं 1/n+1, ठीक है। अब देखिए पुट करें क्या आएगा, 1 1/2 1/3 1/4 1/5। अब देखें जो आपका सीक्वेंस की टर्म्स है वो सारी इसी से कंटेन करी है, जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है वो भी सेम है। अब अगर आप आ जाए सेकंड नंबर पे, क्या मैं ये लिखता हूँ 1/2 है, आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्या आएगा 1/2 1/4 1/6 1/8 एंड सो ऑन। ये जो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आपने नेचुरल नंबर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। 3 क्या है 1/2n+1, इसमें कौन सा आएगा 1/3 1/5 1/7 1/9 एंड सो ऑन, इसमें क्या आएगा आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। ये हमारे पास क्या है 1 2 3, इसका क्या सब सीक्वेंस है xn के, ये क्या तमाम का तमाम क्या है सब सीक्वेंस है। अब इसका फायदा क्या है, हम इसे रीड आउट कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी जरूरी क्यों है, आखिरकार हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। अब इसकी वजह तुम्हें पता हो, इसकी एक वजह ये है कि सब को हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस होता है जो खुद कन्वर्ज नहीं कर रहा होता, इटसेल्फ कन्वर्ज नहीं कर रहा होता, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हमें सब सीक्वेंस मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा भी मिल सकते हैं, यस, उसमें से कुछ ऐसे सब सीक्वेंस मिल जाते हैं जो ऐसा सीक्वेंस जो खुद कन्वर्ज नहीं कर रहा, मतलब सीक्वेंस xn जो है वो नॉन कन्वर्जेंट है, वो क्या है नॉन कन्वर्जेंट है, लेकिन इसके कोई ऐसे सब सीक्वेंस हमें मिल जाते हैं जो कन्वर्जेंट होते हैं। इसका एक तो ये फायदा है, तो हमें उस तरह का एक सीक्वेंस मिल जाता है जो कि कन्वर्जेंट होते हैं कुछ। अब दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर एक सीक्वेंस आपके पास क्या कन्वर्जेंट है, तो उसके बाकी जो तमाम सब सीक्वेंस है ना, उसके बाकी जो तमाम सब सीक्वेंस है वो भी क्या होंगे कन्वर्जेंट होंगे। अगर एक सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट है तो उसकी जो बाकी सब सीक्वेंस होंगे वो भी क्या होंगे कन्वर्जेंट होंगे, और वो उसी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगे जिसको आपका फर्स्ट सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो खुद जिसको कन्वर्ज कर रहा है, तो बाकी तमाम सब सीक्वेंस भी उसी को कन्वर्ज करेंगे। ये तो होगी हमारी इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ने की। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो 2012 में आ चुका है आपके पास, ठीक है। 2000 में आपको क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है, यूजेज बताया था, इंपॉर्टेंस सब सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस था, वही दरअसल क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है, इफ अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू अ पॉइंट x, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है x पॉइंट को इन अ मैट्रिक्स स्पेस x, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn कन्वर्जेस टू x। वो कैसे इसको प्रूव करें आप, ठीक है कर देते हैं। या तो आप इस तरह पूछ लेगा, तो इस तरह शोड है इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है देन एवरी सब सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू सेम पॉइंट। जो उसके सब सीक्वेंस होंगे कोई भी, वो भी सेम पॉइंट को कन्वर्ज करेगा जिसको वो सीक्वेंस खुद कन्वर्ज कर रहा है। तो ये प्रूफ है, सिंपल सा हम कर लेते हैं, बहुत आसान है। सो हमने क्या करें, लेट x, d एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिए, लेट x, d बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड उसमें से एक सीक्वेंस ले लिया और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड टेक x एंड b अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x में से एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया और हमने ये भी साथ में लेट किया कि वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, पॉइंट x पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कह दिया कि xn के एक हमारे पास क्या सब सीक्वेंस है xn का, क्या इसका है एक सब सीक्वेंस है xn का पास क्या है एक सब सीक्वेंस है। तो फिर अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको प्रूव कर देंगे। कैसे, अगर आपके पास xn कन्वर्जेस है, x को कन्वर्ज करा, तो आपके पास क्या होगा, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन आपको एक नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एंड नॉट सच दैट दिस वे आप डिस्टेंस लेंगे n का और x का तो हमेशा लेस होगा एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कि अगर आप d लेंगे xn का और x का तो हमेशा उस पॉजिटिव एप्सिलॉन से वो कम होगा जब आप n को n नॉट और उससे बढ़ा लेंगे, सही है। तो इन पर्टिकुलर अगर हम n की जगह n ऑफ k ले लें, n ऑफ k ले लें मतलब उस सीक्वेंस का कुछ स्मॉल पोर्शन ले लें आप, उस हिस्से का स्मॉल पोर्शन ले लें, पर्टिकुलर आप x n की जगह n ऑफ k ले लें तो फिर भी वही रहेगा, n की जगह यहाँ पर बस करेगा सब्स्टिट्यूट n ऑफ k आ जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम x n k टू x इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव एप्सिलॉन। सो देखें जब ये डेफिनेशन इस पे सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब क्या है कि ये किसकी डेफिनेशन थी, कन्वर्जन की डेफिनेशन थी, लेकिन ये सब सीक्वेंस के लिए भी ट्रू हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, दे शोड दैट xn ऑफ k आल्सो कन्वर्जेस टू x, सिंस क्योंकि ये इस पे कन्वर्ज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस सब सीक्वेंस होगा वो xn को कन्वर्ज करेगा। तो ये यहाँ पर एक बस आपको मे भी ये थोड़ी सी बात डिफरेंट लगी हो, तो मैंने यहाँ स्मॉल पोर्शन ले लिया, स्मॉल पोर्शन ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे ये मे भी आपको बात थोड़ी सी अजीब लगी, स्मॉल पोर्शन लिया। अब एक एमसीक्यूज है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2018 के एमसीक्यूज आया हुआ है, क्या है, सपोज अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू अ a, जो आपके पास सीक्वेंस xn है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, a को, देन अ सब सीक्वेंस ऑफ xn कन्वर्जेस को, उसका सब सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगा, बिल्कुल इसकी ये जो थ्योरम है उसका बिल्कुल सेम एमसीक्यूज है। तो हमने पे क्या पढ़ा है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो जो उसके सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंस होंगे और वो सेम पॉइंट पे होंगे जिसको आपका सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए इसका फिर आंसर क्या होगा, पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ए गलत, बी जीरो गलत, तो क्योंकि ए को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा, ए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आई थिंक मे बी आ जाए, तो क्या है कि एवरी Cauchy sequence in metric space converges if and only if it has a convergent sequence. Every Cauchy sequence in a metric space converges if and only if it has a convergent sequence. ये अगर ये भी एमसीक्यू आपके पास आ सकता है तो उसको देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये टॉपिक सब सीक्वेंस सब खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आपको एक ज़रूरी बात, मुझे मे भी आपको एक दफ़ा सुनने की लेक्चर को समझ ना आए तो आप इसे कम से कम कोशिश करें 3 दफ़ा ज़रूर सुनें, फिर आपको, क्योंकि हम इसे आप पहले दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आनी, ये याद रखिएगा। उससे आप जब एक दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ नहीं आनी। तो आपने कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि आपने इसे 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है ताकि आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। सो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।